वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी सीडीपी पढ़ रहे थे और सीडीपी में हम अधिगम के बारे में पढ़े, जहां तक अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम पठार वगैरह सब खत्म हो गए थे। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत भी पढ़े थे, अधिगम वक्र भी पढ़े थे। एक बच्चे ने पूछा, सर अधिगम का पठार क्या होता है? तो मैंने कल ही उसको बताया था डिटेल में। आप वीडियो पीछे करके देखिएगा। जब अधिगम वक्र बनते हैं, अधिगम के क्या बनते हैं? वक्र। तो अधिगम वक्र जब बनते हैं तो उसके बीच में कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां पे क्या समतल जैसी स्थिति आती है। इसे क्या बोला जाता है? अधिगम का पठार। उन्होंने पूछा अधिगम का पठार क्या है? तो देखिए, अधिगम वक्र क्या है? अधिगम वक्र बताता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चली, किस स्थिति में आपकी पढ़ाई कैसी थी। यह था कि अधिगम का वक्र। लेकिन एक ऐसी स्थिति जहां आपका अधिगम न ज्यादा हो न कम हो। देखिए, कम होगा तो लाइन कैसे आएगी? नीचे। ज्यादा होगा तो कैसे जाएगा? ऊपर। तो न ज्यादा हो न कम हो, ऐसी स्थिति में जब आप पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं अधिगम का पठार। अधिगम का पठार अधिगम वक्र की वह स्थिति है जहां अधिगम समय के हिसाब से न कम होता है न क्या होता है? ज्यादा। जहां समय के हिसाब से अधिगम न कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है, उस स्थिति को बोलते हैं अधिगम का पठार। समझ गए होंगे कि अधिगम का पठार किसे कहते हैं। और अधिगम के पठार पढ़ लिया, उसका मैंने बोला था कि अधिगम के सिद्धांत शुरू होगा। जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा वो क्या है? अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत हैं। आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। याद नहीं करना है, बिल्कुल समझ लीजिएगा। यदि याद करने पे आए तो फिर गड़बड़ कर देंगे। और इधर कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, डिस्टरबेंस हो रहा था, पर अब वीडियो सभी लगातार आएंगी। कुछ इशू हो गए थे, समझ सकते हैं। कुछ समस्याएं आ जाती हैं जीवन में, जहां बोलते हैं ना गति धीमी पड़ जाती है पर रुकेगी नहीं। धीमी तेज होगी पर रुकेगी तो कभी नहीं। तो सुनिएगा, अब अधिगम के सिद्धांत टॉपिक है, बिल्कुल समझना है, याद नहीं करना है। एक बार समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि सिर्फ इसे समझना है, याद नहीं करना है। रटने और याद करने पे आए तो कब थार्नडाइक पावलॉ में जाएंगे, पावलॉ स्किनर, स्किनर घूम के कब वापस थार्नडाइक के पीछे खड़ा होगा आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए चीजों को समझिएगा। एक कहानी की स्टोरी लाइन कि उस वैज्ञानिक ने क्या सोचा, कैसे सोच के उस प्रयोग को किया, और जब प्रयोग किया तो उसका निर्णय उसने क्या, किस सोच के आधार पर निकाला, और जो निर्णय निकाला उसको जब हम एक टीचर के रूप में होंगे तो कैसे उसका प्रयोग करेंगे हम अपने बच्चों के ऊपर। आखिर वो उस निर्णय से क्या सिखाना चाह रहा था अधिगम को लेके, क्योंकि अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। तो आखिर वो उसने जो थ्योरी दिया, जो सिद्धांत दिया, जैसे आप थार्नडाइक, पावलॉव, स्किनर, रॉबर्ट एम कोहलर, सबके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे एक बात पे बस फोकस कीजिएगा। पहले कि वैज्ञानिक ने क्या सोच को प्रयोग किया, उसके पीछे की सोच जानिए, और इस थ्योरी को कैसे अधिगम से जोड़ रहा है, कैसे उसकी ये थ्योरी बताती है कि अधिगम ऐसे होता है कि ऐसे होता है, उसकी ये थ्योरी कहाँ सिखाना बता रही है। तो इस चीजों को आप सोच के करके तब लिखिएगा। क्योंकि देखिए, यदि सोचेंगे समझेंगे नहीं, जस का तस उतार लेंगे, तब तो वही हिसाब है। किससे अच्छा तो किताबें उठा लीजिए, सारा चीज लिखा लिखाया मिलता है, सब हो जाए। पर चीजों को समझिए, डाउट हो पूछिए, उसे क्लियर करिए, फिर आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, तब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और कंफ्यूजन हुआ तो आपका भाई है, बस एक बार कमेंट में आवाज लगा दीजिएगा, तुरंत नई वीडियो आएगी, पूरा कंफ्यूजन दूर कर देंगे जो भी हो। तो अधिगम के सिद्धांत पे जो हम सबसे पहले जिस वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कौन? थॉर्नडाइक। किसके बारे में पढ़ेंगे? थॉर्नडाइक के बारे में। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने के बारे में पढ़ते, थॉर्नडाइक के हम दो चीजें पढ़ते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। एक पढ़ते हैं सीखने का नियम, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहले जाओ सिलेबस समझ जाएंगे ना तो कभी लेंदी नहीं लगेगा। और एक पढ़ते हैं सीखने के नियम के साथ साथ उन्होंने एक चीज और दिया जिसको आप बोलते हैं SR सिद्धांत या SR थ्योरी। SR थ्योरी बोलते हैं या SR सिद्धांत बोलते हैं। एक हम पढ़ेंगे सीखने का नियम, एक पढ़ेंगे SR थ्योरी या SR सिद्धांत। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं, पेज बदलते हैं, चलते हैं थॉर्नडाइक के पास। अब बात करने किससे? थॉर्नडाइक से ही।
थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय। देखें, थॉर्नडाइक के बारे में यदि बात की जाए तो यदि ऐसी बात की जाए जो शायद ही कभी पूछता हो, पर चूंकि बताना जरूरी है, पहला चीज पूछ भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, पेपर का कौन सा भरोसा। निवासी कहाँ के? अमेरिका के। थॉर्नडाइक निवासी कहाँ के? अमेरिका के। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा, पशु मनोविज्ञान के जनक। कौन? ये पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। कहीं कहीं लिखा रहेगा प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक भी कौन है? थॉर्नडाइक। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक। निवासी कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। अब इनके आते हैं अगला पॉइंट। पहला चीज जो हमें पढ़ना है, इन्होंने क्या दिया था? सीखने का नियम। इन्होंने दिया था सीखने का नियम। सीखना मतलब अधिगम। अधिगम के क्या दिए थे? नियम। सीखने के नियम मैं अलग पेज पे लिख दे रहा हूं। इन्होंने दिया था सीखने का नियम। सीखने के नियम में उन्होंने बताया कि सीखने के लिए क्या जरूरी होती है, क्या अहम बातें होती हैं, इन चीजों के बारे में बताया था। और सीखने के नियम को बताने से पहले मैं इनके प्रयोग के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, जो प्रयोग है, ताकि आप उससे जोड़ के अच्छे से समझ सकें। तो देखिएगा, इन्होंने एक प्रयोग किया, आप भी पढ़े होंगे बीटीसी बीएड के बुक में, बिल्ली वाली प्रयोग। एक क्या लिया इन्होंने? पिजड़ा। पिजड़े में ऐसे दरवाजा लगा था, इधर लगी हुई थी जालियां, यह क्या लगी थी? जाली। ठीक है, ये रहा पिजड़ा, पिजड़े में लगी थी जाली, और पिजड़े के अंदर थी एक बिल्ली। ये क्या है? कैट। कैट मतलब बिल्ली, बिलौटा, बिल्ली। ये क्या थी अंदर? बिल्ली। अब पिजड़े में एक टेक्निक और लगाई गई थी कि इस जो दरवाजा था, दरवाजे में एक रस्सी लगाया गया था, इस रस्सी को यहां से ले जाकर एक पॉडल के रूप में यहां पे कनेक्ट कर दिया गया था कि जैसे ही बिल्ली इस पॉडल के ऊपर पैर रखेगी, रस्सी दबेगा, रस्सी खींचेगा और दरवाजा ऊपर होके खुल जाएगा। ये क्या था? आपका दरवाजा था। दरवाजा क्या होगा? खुल जाएगा। इस तरीके का एक टेक्निक लगा के पिजड़े को बना लिया गया था। पिजड़े के अंदर एक बिलौटे को, मतलब बिल्ली को अंदर रख दिया गया था। अब बिल्ली चूंकि शांति से थी, तो बिल्ली के लिए बाहर भी परोसा गया क्या? मछली। बिल्ली के लिए बाहर क्या परोसा गया? मछली। बिल्ली के लिए बाहर क्या परोस दिया गया? मछली। मछली कैसी? मरी हुई। जिंदा रहेगी तो भाग जाएगी। असल में हर किताब में लिखा रहता है कि मृत मछली, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि हर बुक में आप देखेंगे तो लिखा रहेगा कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली थी, पिंजड़े के अंदर बंद थी, और वहां क्या थी? बाहर मृत मछली रखी हुई थी। तो देखिए, इसलिए मुझे लगा शायद जीवित होगी तो भाग जाएगी, इसलिए मृत मछली हर बार लिख कर दे देता है। तो देखिए, ये उन्होंने एक पूरा सेटअप तैयार कर दिया। थॉर्नडाइक महोदय थे, उन्होंने सेटअप तैयार किया। बिल्लोटे को, बिल्ली को रखा अंदर, पिंजड़े के बाहर रख दिया मृत मछली। अब बिल्ली को लगी भूख, और जब भूख लगी तो बिल्ली मछली को देखी, तो पहले ये जो पिंजड़ा था, इस पिंजड़े के ऊपर हाथ पैर चलाना क्या कर रही? शुरू। पहले ये जो पिंजड़ा है, ये हिस्सा, इस पिंजड़े के ऊपर हाथ पैर चलाना क्या कर दिया? शुरू। खूब हाथ पैर चलाई, पिंजड़े को तोड़कर ही बाहर सीधे मछली के ऊपर झपट्टा मारना चाहती थी। खूब हाथ पैर चलाई शुरू की, इधर उधर पैर मारे, ऊपर नीचे इधर उधर, और एकाएक उसका पैर कहां पड़ जाता है? इस पॉडल के ऊपर।
और ये दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली यहां से निकलती है बाहर और मछली खा लेती है। और ये सिद्धांत, ये थ्योरी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो ये उनका प्रयोग है, पहले इस प्रयोग को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पिंजड़े के अंदर बिल्ली थी, बिल्ली और बाहर मछली रख दिया गया था। खूब हाथ पैर चलाई बिल्ली, पिंजड़े के ऊपर खूब पैर मारी, तोड़कर बाहर आना चाहिए, ऊपर नीचे इधर उधर कूदी, सीधे दरवाजे पे सर लड़ा दी, कैसे भी बाहर निकल लिया खाने के लिए, खूब कूदी फादी इधर उधर। लेकिन एकाएक उसका पैर पड़ जाता है किसके ऊपर? इस पॉडल के ऊपर एकाएक पैर पड़ता है, अनजाने में पैर पड़ता है, यानी कि जानबूझ कर रखती है, इधर उधर कर रही थी, अनजाने में पैडल के ऊपर पैर पड़ा और पीछे देखिए अरे दरवाजा तो खुल गया। और जब खुल गया तो मृत मछली खा ली और भूख क्या हो गया? शांत। यह था उनका प्रयोग। तो बार बार चूंकि बिल्ली ने बार बार कोशिश किया और कोशिश बार बार करने के बाद लास्ट में क्या हो जाती? कामयाब। इसलिए इसके सिद्धांत को बोला जाता है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या बार बार कोशिश करेंगे, बार बार आपसे गलतियां होंगी, बार बार कोशिश करेंगे, बार बार त्रुटियां होंगी, बार बार प्रयत्न करेंगे, बार बार त्रुटियां होंगी, और ऐसे ही करते करते एक बार आप सीख जाएंगे। यानी यही था उनके अधिगम सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या दिया था? एक सीखने का नियम। और सीखने के नियम में, ये बीच में कहां से आया? सीखने के नियम में उन्होंने दो प्रकार बताए। एक बोलते हैं प्रमुख या फिर मुख्य नियम बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो नियम थे उनको बोलते हैं, दूसरे प्रकार के जो नियम है उनको बोलते हैं गौड़ नियम। गौड़ नियम। गौड़ नियम कुल कितने हैं? 5। और प्रमुख या फिर जिसे आप मुख्य या प्रधान नियम बोलते हैं वो कितने हैं? 3। गौड़ मतलब जो निम्न नियम थे, प्रमुख मुख्य या प्रधान नियम वो कितने थे? 3 थे। तो प्रमुख मुख्य या प्रधान नियम कौन कौन से थे? देखिएगा, पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम। और जो 5 नियम थे वो 5 नियम में पहला था बहुक्रिया का नियम, दूसरा था आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा था मनोवृत्ति का नियम, चौथा था साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, और 5वां था सादृश्यता का, सादृश्यता का, सादृश्यता का नियम। ये उनके क्या थे? पूरे 8 नियम, जिसमें से 3 होते हैं प्रमुख नियम, 5 होते हैं गौड़ नियम। प्रमुख नियम थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और गौड़ नियम में आपका आ जाते हैं बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, साहचर्य और सादृश्यता का नियम। तो देखिए इस नियमों के जरिए उन्होंने क्या समझाया और कैसे उन्होंने प्रयोग से नियम जनरेट किया, उस पर आइए। नियम किस चीज के हैं? पहला पॉइंट ये ध्यान दीजिए, किसके हैं? सीखने के। पहला पॉइंट किस चीज के लिए? सीखने के लिए। तो कौन से नियम कहलाएंगे? ये सीखने के नियम। मतलब ये सभी चीजें आपको सीखने में प्रयोग होते हैं। एक मूल बात ये है, उन्होंने कहा यदि आपको सीखना है तो आपको उस चीज के प्रति क्या रहना पड़ेगा? तत्पर। यदि आपको किसी चीज को सीखना है तो सीखने के लिए उस चीज के प्रति आपको क्या रहना पड़ेगा? तत्पर। जिस चीज को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज को आप सीखना चाहते हैं, जिसका आप अधिगम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको तत्पर रहना होगा।
आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। यदि नहीं होगा तो आप उस चीज को सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि इस मछली को ये, अरे सॉरी, इस बिल्ली को ये मछली चाहिए तो चाहिए थी, और इतना तत्पर थी कि खूब हड़बड़ी की इधर उधर, या एक बारी वो ऐसे बस पिजड़े पे पैर मार देती, फिर कहती अरे यार हम तो पिजड़े में बंद है, कैसे हम मछली पाएंगे। लेकिन तो वहां पे उसकी कहानी क्या हो जाती, खत्म, वो मछली पाती ही नहीं। लेकिन वो क्या थी, तत्पर थी, बार बार वो पिजड़े में इधर उधर हाथ पैर मारती गई, नहीं खुला तभी मारते जा रही है। तो उन्होंने यही देखा, उन्होंने कहा पहला चीज होती तत्परता। यदि आप तत्पर हैं तो आप उस चीज के बारे में सीख पाएंगे, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। तो पहला चीज अधिगम सीखने के लिए क्या जरूरी, तत्परता। यदि आपको भी कोई चीज पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, तो आपको उसके लिए तत्पर होना क्या है, बहुत ही जरूरी। दूसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब होता है बार बार प्रयास करना, कि तत्पर तो है ठीक है, लेकिन क्या एक ही बार कोशिश करें, दो ही बार कोशिश करें, तीन ही बार करें, नहीं, आपको बार बार कोशिश करना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा, तब उस चीज को आप अधिगम कर पाएंगे, उस चीज के बारे में सीख पाएंगे। रोटी बनाना भी सीखना है तो भी एक दिन में नहीं आता, उसको कई दिन अभ्यास करना पड़ता है, फिर वो एक दिन क्या हो जाता है, आपके स्वभाव में आ जाता है। तो वही अभ्यास का नियम उन्होंने बोला कि जिस बिल्ली भी बार बार कोशिश किए जा रही, गलतियां हो रही, तब भी प्रयास किए जा रही, तो वही आपको बार बार क्या करना होगा, अभ्यास। पहला चीज उस चीज के प्रति तत्पर रहिए। दूसरा होता है अभ्यास का नियम, कि आपको बार बार उस चीज का क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। तीसरा था उनका कौन सा, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम होता है कि जैसे आप रोटी बनाए, अब रोटी बनाते हुए आपका रोटी बन गया ऑस्ट्रेलिया के डिजाइन का, गोल न बन के कैसा बन गया, ऑस्ट्रेलिया। अब उस रोटी को देख के दो ही बात आएगी, एक व्यक्ति ये सोचेगा अरे यार ऑस्ट्रेलिया बन गया, कोई बात नहीं, एक दिन तो इसको गोला चांद हम बना ही के रहेंगे, चमकेगा भी ये सफेद सफेद, चिंता मत करो बेटा। तो एक वो प्रभाव पड़ा। और दूसरे व्यक्ति पे भी इस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है कि उसने ऑस्ट्रेलिया बना, डर हमसे बनता है नहीं, उठाएगा मोड़ेगा फेंकेगा, हटाओ रोटी खाना बंद, आज से चावल खाएंगे, चावल जिंदाबाद, पर रोटी आज के बाद बनाएंगे नहीं। तो जब आप किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, उस प्रयास के वजह से जो परिणाम मिलता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन सकता है आपके रोटी पे, इंडिया का बन सकता है, तो उसके वजह से आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा, वो चीज भी आपके सीखने को प्रभावित करती है। जैसे बिल्ली दो चार बार पैर मारी, लेकिन यदि पिंजड़ा नहीं खुला तो उसके ऊपर यदि पहले ही यह प्रभाव पड़ जाता है, एक बार पैर मारने के बाद ये प्रभाव पड़ जाता है, अरे यार ये तो खुल ही नहीं रहा, सब देख ले, दरवाजा है ही नहीं, जाने को कहां बाहर निकलेंगे, छोड़ो हटाओ। यदि यही प्रभाव पड़ जाता तो बिल्ली आगे कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन उसने बार बार कोशिश किया, उसने बार बार प्रयास किया, और एकाएक उसका पैर कहां पड़ जाता है, इस पॉडल के ऊपर, पिंजड़ा खोल जाता है। तो वही उन्होंने बोला प्रभाव का नियम, कि जो आपको परिणाम मिलते हैं, उस परिणाम से आप कितने संतोष हैं, असंतोष, मतलब कितने आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आपको असंतुष्टि महसूस होगी तो जाहिर बात है आप उस काम को छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप संतोष की भावना रखते कि नहीं, एक दिन चलो हम इसको बना लेंगे, कम से कम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, एक दिन थोड़ा गोला बना ही देंगे हम इसको, चिंता क्यों करते हो खींच टान के, तो मतलब संतोष है। तो उस परिणाम से ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, परिणाम की वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, संतोष का प्रभाव पड़ा या असंतोष का प्रभाव पड़ा। इसीलिए वो चीज बहुत ही आपके सीखने को इफेक्ट डालती है। जैसे एक बार यूपी टेट का पेपर दिया, पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, जब हम करें नंबर कम आया, अटेम्प्ट में नहीं निकला। अब नहीं निकला तो उसकी वजह से दो कंडीशन होगा, एक बच्चा होगा जो कहेगा जब तक निकालेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे अरे यार निकला है या नहीं, छोड़ो हटाओ, वैकेंसी भी कौन सा आ रही है, कहाँ सुपर टेट आई नहीं रही, सब बेवकूफ झूठ का बनाए पड़े हैं, ऐसा अगर आप हटाओ, पढ़ना लिखना नहीं है। तो ये होता प्रभाव, मतलब कि आपके अंदर असंतोष की वजह से इतनी नकारात्मक चीजें, ऊर्जा भर जाती है, नकारात्मकता भर जाती है कि आपको हर एक चीज नेगेटिव फील होता है। पर उसी जगह एक दूसरा बच्चा होता है जो सोचता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए कहते हैं सुपर टेट मत सोचो, जब उसके लायक बन जाओ तब बोलो कि सुपर टेट कब आएगा, ताकि यदि कल भी या आधी रात को भी बोल रहे सुपर टेट का पेपर है, तो इतना रहिए आप सक्षम के 120 पार पहुंचा दीजिए। तो जिस दिन तैयार हो जाओ उस दिन पूछो युद्ध कब है, अभी युद्ध तैयारी हुई नहीं और युद्ध की आप खोज में लगे हुए हैं, तो वो होता है। तो उसे कौन सा नियम बोलते हैं, प्रभाव का नियम, कि व्यक्ति के ऊपर जैसा प्रभाव पड़ता है तैसा वो चीजों के बारे में सीखता है। तो इस बात को समझ गए होंगे।
तो देखिए, चूंकि प्रभाव का नियम में क्या है, परिणाम, परिणाम को वजह संतोष होगा कि असंतोष होगा, इसलिए प्रभाव के नियम को ही बोलते हैं, पेन ये वाला, इसलिए प्रभाव के नियम को भी बोलते हैं परिणाम का नियम या फिर संतोष असंतोष का, संतोष असंतोष का नियम। इसलिए प्रभाव के नियम को और किस किस नाम से जानते हैं, परिणाम का नियम या संतोष और असंतोष का नियम। तो इस बात को समझ गए, परिणाम का नियम या संतोष असंतोष का नियम। तत्परता का नियम को और किस नाम से जानते हैं, देखिए तत्परता जैसे बताएं कि आपको पूरी तरह तत्पर होना होगा, प्रभाव तो बाद में छोड़िए, परिणाम जब मिलेगा तब प्रभाव पड़ता है। पहला चीज क्या था, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम मतलब आपको पूरी तरह तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा, नहीं अब तो पढ़ना है तो पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मतलब आपको मानसिक रूप से पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करना होगा, एकाग्र मन करना होगा। ये नहीं कि अभी तत्पर है, जैसे नहीं होता सेमेस्टर एग्जाम का पेपर होता है, तो जब हम पेपर देते सोचते हैं अगला पेपर आएगा तो पहले दिन से पढ़ के 1 महीना के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ सब भूल जाते हैं। तो तत्परता का नियम ये कहता है जब आप तत्पर होंगे तो पहला दिन से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मतलब मानसिक रूप से क्या होते हैं, तैयार होते हैं, आप पूरी तरह क्या होता है अंदर से प्रेरित होते हैं, आप मोटिवेट रहते हैं। इसलिए तत्परता को नियम को बोलते हैं मानसिक तैयारी का नियम, या इसी को बोलते हैं प्रेरणा का नियम। तो समझ गए होंगे, अरे पूछ देगा कौन किसका नियम तो जान जाएंगे। तत्परता के नियम को ही बोलते हैं मानसिक तैयारी का नियम या प्रेरणा का नियम, और प्रभाव के नियम को बोलते हैं परिणाम का नियम या संतोष असंतोष का नियम। तो ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए कहानी कहां फंसी, अभ्यास के नियम पे, कि थॉर्नडाइक बोले कि बार बार अभ्यास करेंगे तो आप उस चीज को सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन तब भी कुछ वैज्ञानिकों के मन में बात उठा, जैसे आप जैसे बच्चे होंगे, बहुत होंगे कुछ सृजनशील बच्चे, जैसे हमारे क्लास के अंदर होते हैं, एक से एक सृजनशील बच्चे हैं और बहुत ही सृजनशील है, प्रतिभाशाली हो न हो सृजनशील है और बड़ी खुशी के सृजनशील हैं। तो देखिए अब सृजनशील बच्चों के दिमाग में उठता क्या है, पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां बार बार अभ्यास नहीं करते, एक ही बार देखते हैं सब कुछ याद हो जाता है, लाइन बाय लाइन, इमोशन बाय इमोशन, यहाँ तक डायलॉग जिस आवाज में बोला उस आवाज में बता देंगे। और यहाँ गणित हम 4 दिन या 1 महीने से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन याद तो रहा ही नहीं है। 4 महीने से गणित का अभ्यास कर रहे हैं, उसको भूल जाते हैं। और पिक्चर या कोई कहानी एक ही दिन देखते हो, हमेशा के लिए क्या हो जाता है, याद हो जाता है। मतलब जन्मों पहले एक पिक्चर देखे होंगे कभी, वो आज तक याद होगा कि उसमें एक हीरो था, ऐसे पंच मारा था, ऐसे डायलॉग बोला था, इस लाइन में डायलॉग बोला था, ऐसे बोलते हुए ये शायरी थी, सब याद रहेगा। लेकिन गणित, जन्मों से गणित रटे जा रहे पर आ नहीं रहा है। तो वहां पे अभ्यास के नियम को करेक्ट करते हुए जो थॉर्नडाइक थे, अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा। एक बोलते हैं उपयोग का नियम, एक को बोलते हैं अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम का मतलब होता है यदि आप जिस चीज को सीख रहे हैं उसका बार बार यूज कर रहे हैं तो वो चीज आपको आती रहेगी, याद रहेगी। अनुपयोग का नियम करते हैं यदि आप किसी चीज को बार बार मतलब सीख चुके हैं और सीखने के बाद यदि उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो चीज भूल जाएगी। जैसे गणित, तो थॉर्नडाइक बोले कि चूंकि आप गणित सीख जाते हैं, जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा, सीख गए, लेकिन आप उसका अपने जीवन में उपयोग नहीं करते, इसलिए आप उस चीज के बारे में भूल जाते हैं, आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। पर मूवी या पिक्चर या ऐसी चीजें जो आप बार बार दिमाग में रिपीट करते हैं, आपको बार बार याद आता है कि अच्छा ये वाला सीन ऐसे था, जहां कोई गप मारेगा तुरंत आ जाएगा ये वाला सीन ऐसे था। आप उसको इतना अपने लाइफ में रिपीट करते हैं 24 घंटे में कि आपको सारी चीजें हमेशा याद रहती है। पर चूंकि गणित का आप उपयोग नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए वो चीजें आपसे भूल जाती हैं। इसी को, उपयोग को कहीं कहीं लिख लीजिएगा, प्रयोग लिखा रहता है, और अनुपयोग को क्या लिखा रहता है, अप्रयोग। दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूं, उपयोग को लिखा रहता है प्रयोग, अनुपयोग को क्या लिखते हैं, अप्रयोग। तो इस तरीके से इनके ये क्या थे, 3 नियम थे। समझ में आ गया होगा। तत्पर रहना है, अभ्यास करते रहिए, और प्रभाव हमेशा पॉजिटिव लीजिए। संतोष की भावना नेगेटिव लिए तो सारा जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ।
और ये बहुत गहन बात है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एज ए टीचर पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, इसलिए क्योंकि आप किसी के गुरु के साथ साथ खुद के भी गुरु हैं। क्योंकि आपकी जैसी सोच होगी, इसमें इस लाइन में उन्होंने यही सबसे बड़ी बात बोली कि आपकी जैसी सोच होगी, यदि सोच है पढ़ने की तो आप पढ़ेंगे, यदि आपकी सोच है कि उस चीज को आप पॉजिटिव लेते हैं तो आप लेंगे तब पढ़ पाएंगे, यदि उस चीज को नेगेटिव लेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब मानसिक रूप से किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ही जरूरी चीज है। और इसी बात को उन्होंने इसमें बोला कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, लेकिन मानसिक तैयारी का नियम, सबसे पहली चीज है मानसिक रूप से तैयार होना। मतलब क्या है, आपका मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। पहले किताब मत खोलिए, पहले बैठ के मानसिक रूप से तैयार करिए, खुद को कंसंट्रेट करिए, एकाग्रता की भावना लाई कि नहीं हम पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे, तो होता मानसिक तैयारी का नियम। वही कि आपको पहली चीज है मानसिक रूप से तैयार होना, दूसरा बराबर अभ्यास करना, उसका उपयोग करना, जीवन में जोड़ना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, साइकोलॉजी को जीवन से जोड़िए। दोस्त को यदि 2-4 लाइन मारना हो तो भी साइकोलॉजी की भाषा में मारिए। जैसे इसके पहले पूछा था को कि 5 लाइन मार के दिखाई, साइकोलॉजी एक भी नहीं मार पाए थे, तो आप उसको जोड़िए, हंसी मजाक हर एक जगह कि तुम ये हो गए, तुम पावलाव के कुत्ता हो गए हो, तो तुम ठंडाई की बिल्ली हो गई हो, जो बोलना वो बोलो, हमेशा साइकोलॉजी में घूमते रहो। तो होता उपयोग करेंगे तो चीजें हमेशा आपको याद रहेंगी। और तीसरा चीज, भले से रिजल्ट में आप पास हो या फेल हो, प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, कभी उसको नेगेटिव ले जाइए मत। क्योंकि याद रखिए, पेपर में जंग में कोई जीतता हारता थोड़ी ना है। एक पार्टी जीतती है और दूसरे जो हारते हैं उनको योद्धा कहा जाता है, उनको लूजर नहीं कहते हैं। या तो आप जीतते हैं या तो आप योद्धा बन जाते हैं, और दोनों बड़े मायने रखते हैं, याद रखिएगा। तो वो कौन सा था, प्रभाव का। और इसको जोड़िए, आपसे जो घर परिवार में बच्चे हो जिनको पढ़ने का तरीका सिखाया करिए। देखिए दूसरी चीज आते हैं इधर गौड़ नियम पे। गौड़ नियम की भी अपनी कहानी है। पहला बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया मतलब बिल्ली क्या एक ही बार पिंजरे पे पंजा मार के रुक गई थी? नहीं, उसने बार बार पंजा मारा था। बहु मतलब बहुत, अरे बहु मतलब वो वाली बहु नहीं, बहु मतलब बहुत, क्रिया मतलब करना। उसने बार बार कोशिश किया, बहुत बार क्या किया, क्रिया किया। तो वही है बहुक्रिया का नियम कि आपको किसी चीज को सीखने के लिए बार बार कोशिश करना होगा, बार बार प्रयत्न करना होगा, तब आप उस चीज को सीख पाएंगे। तो बहुक्रिया का नियम बोलता है कि बहु मतलब बहुत, क्रिया मतलब करना, कि आपको किसी चीज को सीखने के लिए बार बार क्या करना होगा, क्रिया करना होगा। आंशिक क्रिया का मतलब होता है, आंशिक मतलब छोटा। आंशिक क्रिया का नियम उन्होंने बोला यदि समस्या बड़ी हो तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए और फिर उसको क्या करना है, हल करना है। ये होता है आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया का मतलब कि जो समस्या बड़ी होती है उनको छोटे छोटे भागों में तोड़िए और फिर हर एक छोटे छोटे भागों को हल करिए और आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वो होता है आंशिक क्रिया। मनोवृत्ति, मनो मतलब होता मन और वृत्ति मतलब होता नजरिया, कि आपका नजरिया क्या है खुद के प्रति, जो विषय पढ़ रहे हैं उसके प्रति, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके प्रति। तीनों चीज, क्योंकि आप पढ़े होंगे तीन ही चीज होते हैं जब आप पढ़ेंगे अभी शिक्षण तो वहां आएंगे। सिर्फ 3 चीज होते हैं किसी चीज के अधिगम में। एक होता है शिक्षक, जॉन डीवी वाला पढ़े कि नहीं, एक होता पाठ्यक्रम पुस्तक जो हो गई, और एक होता है कौन, शिक्षार्थी। और मनोवृत्ति का नियम यही कहता है, ये तो मान लीजिए जॉन डीवी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि ये 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं अधिगम में। न मित्र, न दोस्त यार, न परिवार, न पड़ोसी, दुनिया में कुछ नहीं। सीखने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है, सबसे मूलभूत। बाकी तो आप हर जगह सीखते हैं, वो अलग बात है, सामाजिक चीजें हर एक जगह, पर मूलभूत चीजें जो सीखने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। और 3 चीज में इन्होंने जो बोला, तीसरी चीज मनोवृत्ति, मतलब आपका मस्तिष्क, और वृत्ति मतलब नजरिया, कि आपका नजरिया क्या है खुद। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना, जैसे हम सबसे टफ विषय की बात करें जो अमूमन हम सुनते रहते हैं अपने सृजनशील बच्चों से जो ऑफलाइन में है, बोलते भी सर बोल देते हैं आप लोग, किसी नाम लेके बोल देंगे कौन कौन नहीं पढ़ता है। तो देखिए अब पा जाएंगे कहीं उनके पापा लोग ना कि पढ़ते नहीं है सब, तो फिर मालूम चलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए गणित है पाठ्यक्रम में, मनोवृत्ति का नियम यह कहता है कि जो नजरिया, कि खुद के प्रति आपका क्या नजरिया है, क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। खुद के प्रति आपका क्या नजरिया है, क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लिया कि आप कर पाएंगे, आपके प्रति नजरिया है कि कर पाएंगे, ये आपका क्या खुद के प्रति नजरिया कि हम कर पाएंगे सर, कोई बात नहीं है। लेकिन विषय, जो विषय आप पढ़ने वाले उसके प्रति आपका क्या नजरिया है, ये चीज
कि यह आपको कठिन लगता है, सरल लगता है या रोचक लगता है। तीनों चीज में अंतर है। कठिन मतलब होगा ही नहीं आपसे, सरल मतलब कि हो जाएगा, रोचक मतलब भले से चाहे जितना कठिन लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसके प्रति आपके अंदर जिज्ञासा है। और सबसे अच्छी बात होती है जब आपको किसी चीज क्या लगे रोचक, तो दूसरी बात डिपेंड करती है कि उस विषय के प्रति आपका क्या नजरिया है। तो वही थॉर्नडाइक बोले, पहला खुद के प्रति नजरिया होनी चाहिए, दूसरा उस विषय के प्रति नजरिया होनी चाहिए, और तीसरा किसके प्रति, शिक्षक के प्रति। अरे क्लास में गए पहला दिन, और पहला दिन आपके दिमाग में ये भर के क्या पढ़ाएगा, तो चाहे जितना अच्छा पढ़ा दे आपको नहीं समझ में आएगा। एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, समझ लीजिए कि हम स्टूडेंट हैं ही, तो एज स्टूडेंट मैंने बात समझा है जो कि आप जब स्टूडेंट के रूप में हैं, जैसे मैं हुआ, सभी लोग रहते हैं स्टूडेंट के रूप में, तो ये बात बहुत डिपेंड करती है कि आपका सामने वाले टीचर के प्रति नजरिया क्या है। क्योंकि आप देखे होंगे कि हमेशा होता है कि हर बच्चे का नजरिया अलग अलग होता है। कि जैसे आपने कोई महसूस किया कि आपके टीचर के प्रति नजरिया नहीं सही है, कि आप हमेशा सोचते थे क्या पढ़ाता है, समझ ही नहीं आता, इनके घंटे में जाते बड़ा नींद लगता है, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं। होता है ऐसा, महसूस किया हम भी। तो देखिए उस समय आपने एक चीज गौर किया है कि आपको तो नहीं समझ में आता, आपको नहीं आता, लेकिन उसी क्लास में और ऐसे बच्चे अलग अलग रहते हैं जिनको समझ में आता है। यह अंतर क्यों है? यह अंतर इसलिए है क्योंकि आपका नजरिया उस टीचर के प्रति अलग है, उस बच्चे का नजरिया उस टीचर के प्रति अलग है। तो वही थॉर्नडाइक बोले कि आपका नजरिया सीखने में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए बोला जाता है यदि ज्ञान पाना है तो एकाग्र मन होना चाहिए और समर्पित होइए, कि पहले मन को एकाग्र कीजिए और सामने वाले के प्रति क्या हो जाइए, समर्पित, तभी आप ज्ञान पाएंगे। नहीं तो आप चाहे जितना कर लीजिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी ही नहीं। आप चाहे जितना बैठ लीजिए, जितना कर लीजिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो दो चीज हमेशा होता है, एक तो आपका दिमाग एकाग्रचित होना चाहिए कि इधर उधर भागे नहीं, गेम खेलना है तो यहाँ से निकल कर पिज्जा खाना है, कुछ नहीं आपके अंदर, बल्कि ये चलना चाहिए कि आज क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। थॉर्नडाइक बिल्ली पे प्रयोग किया, क्या क्या किया, कैसे इसको हम जीवन से जोड़ें। अब थॉर्नडाइक पढ़ रहे हैं तो इसके नियम को कैसे डायलॉग मारेंगे दोस्तों के सामने, ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तब लगेगा कि आपका दिमाग क्या है, एकाग्रचित है। और दूसरा चीज, जिससे आप पढ़ रहे हैं उसके प्रति समर्पित रहिए, कि नहीं वो पढ़ा रहा है तो उसके प्रति ध्यान लगाइए, समर्पित रहिए। कोई यदि आपके अंदर ईर्ष्या की भावना रही, हमेशा याद रखिएगा, ईर्ष्या हो गया, क्रोध हो गया, ये सब ऐसी भावनाएं हैं जो आपके दिमाग को बंद करती हैं, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देती है। आप ऐसे सोचिए, जब कोई व्यक्ति जलन में होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध होता है, तो बोलते हैं ना क्रोध में व्यक्ति का दिमाग उल्टा चलता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म। वैसे जब आप स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं और जो आपको पढ़ा रहा है यदि उसके प्रति जरा भी क्रोध है या ईर्ष्या जलन की भावना है, तो बस समझ लीजिए कि आपकी सोचने समझने की शक्ति कहाँ गई, बंद, और आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप यदि उसके प्रति समर्पित हैं, प्रेम भावना है, तो आपको जाहिर बात है सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इसलिए थॉर्नडाइक बोले कि दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज क्या होती है, मनोवृत्ति, कि मनोवृत्ति बड़ी मायने रखती है। बिल्ली का खुद के प्रति मनोवृत्ति कि मैं इस पिंजड़े से बाहर निकल पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिल्ली का इस मछली के प्रति मनोवृत्ति क्या, वो मछली मैं खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी। बिल्ली का खुद इस पिंजड़े के प्रति मनोवृत्ति कि इस पिंजड़े को तोड़ के बाहर निकलना है तो निकलना है, कोई रोक नहीं पाएगा। ये नजरिया उसको इतनी बार कोशिश करवाए कि आखिरकार वो बाहर निकलकर खा ली। इसलिए थॉर्नडाइक ने बोला तीसरा क्या होती है, मनोवृत्ति का नियम। चौथा क्या है, साहचर्य का नियम। साहचर्य के नियम में उन्होंने बताया कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो जैसे बिल्ली से हमने ये पिंजड़ा खुलवाया, एक दूसरा पिंजड़ा रखेंगे जिसमें इससे थोड़ा अलग डिजाइन होगा, उसे खुलवाएंगे। एक तीसरा पिंजड़ा रखेंगे जिसमें हो सकता है थोड़ा सा अलग डिजाइन हो, उसे खुलवाएंगे। इस तरह साहचर्य का मतलब कि एक दूसरे से संबंध जोड़ते हुए उसे किसी नए तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बिल्ली का संबंध था किसके साथ, साहचर्य मतलब होता संबंध। बिल्ली का संबंध सीधे डायरेक्ट किसके साथ था, मछली के साथ। बिल्ली को खाना तो खाना था मछली, उसको पिंजड़े मिजड़े के साथ संबंध नहीं था, लेकिन मछली खाने के चक्कर में सीख क्या गई, पिंजड़े को खोलना। दोबारा जब बिल्ली को अंदर डालेंगे ना, वो झट से पिंजड़े क्या कर लेगी, खोल लेगी। और यही है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम कहता है कि बिल्ली का संबंध तो है मछली के साथ, लेकिन इस संबंध के चक्कर में सीख क्या गई, पिंजड़े को खोलना। और यही प्रयोग करते हैं आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि आपको पढ़ाना है, गणित सिखाना ठीक है, लेकिन बोला जाता है उसको दैनिक जीवन से हंसी मजाक में लेके चलिए। बच्चा हंसी मजाक करेगा, बच्चा हंसी हंसी में आपको ढेर सारे जवाब देगा कि बताओ जब
जहां ढेर सारा बर्फ होता है वहां लोग कैसे रहते हैं, सब स्वेटर पहनते होंगे, एक ही स्वेटर में हो जाएगा, सब 10 स्वेटर पहन लेते होंगे। हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन उस हंसी मजाक के चक्कर में बच्चा अब ठंडे प्रदेशों के बारे में सीख जाता है। तो ये होता है साहचर्य का नियम, कि बिल्ली की नजर तो किस पे थी, मछली पे, लेकिन इस मछली को पाने के चक्कर में बिल्ली क्या पिंजड़ा खोलना सीखना चाहती थी? नहीं। बिल्ली को पिंजड़े खोलने में इंटरेस्ट था? नहीं। बिल्ली पिंजड़ा खोलना सीखने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी? नहीं। बिल्ली का एक टारगेट, हमको खाना है मछली। अब मछली खाने के चक्कर में वो क्या सीख जाती है? पिंजड़े को खोलना। ये होता है साहचर्य का नियम। सादृश्यता का नियम यह बोलता है कि जब एक जैसे प्रॉब्लम होते हैं तो व्यक्ति जो पूर्व ज्ञान होता है उससे नॉलेज लेता है। जैसे बिल्ली जो पिंजड़े के अंदर थी, यदि उसको निकाला जाए और किसी दूसरे पिंजड़े में डाल दिया जाए, तो बिल्ली चूंकि पहले पिंजड़े में पौडेल के ऊपर पैर रख के खोली थी, तो वहां पे घूम के पौडेल को खोजना क्या करेगी? शुरू करेगी। क्यों? सादृश्यता का नियम ये कहता है जब एक जैसे आप कंडीशन में होते हैं, ये प्रॉब्लम यदि एक जैसी आपको लगेगी, तो जो जैसे आपने पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसी तरीके से आप नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपने सीखा था उसी तरीके से आप नए प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यही होता है सादृश्यता का नियम। तो इस तरीके से हमको लगता है आपने सभी के बारे में सीखा होगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे सिर्फ सीखा नहीं होगा, इसे अपने अंदर बदलने की कोशिश किए होंगे कि कैसे खुद के अंदर बदलाव लाना है। ये सिर्फ जस्ट एक थ्योरी नहीं है, ये पूरी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का मतलब समझते हैं ना, एक ऐसी छुपी हुई चीज, एक ऐसी रुकावट की जो व्यक्ति को खुद नहीं पता होती है, पर यदि वो बदल जाती है जब साइकोलॉजी ना, तो व्यक्ति की पूरी सफलता ही बदल देती है। तो इसलिए खुद को बदलिए। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही गहन चीज है। जरा साइकोलॉजी इधर सुधर होती है ना, व्यक्ति इधर सुधर हो जाता है। इसलिए इसको सिर्फ समझिए मत, समझिए, जीवन में उतारिए और कोशिश करिए, खोजिए कि यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो दिक्कत कहाँ है? प्रभाव गलत पड़ रहा है कि तत्परता नहीं, कि अभ्यास गलत है? हो सकता है मनोवृत्ति में गड़बड़ी हो, या बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, सादृश्यता, किस में गड़बड़ी है? आपके घर में कोई छोटा बालक है यदि उसको गणित नहीं पढ़ा तो कहाँ दिक्कत है? प्रभाव के ऊपर तो दिक्कत नहीं पड़ रहा है कि जब वो 4-5 क्वेश्चन गलत लगा के जाता है तो टीचर डांट देती तो बेइज्जत बेचारा महसूस करता है। ऐसा नहीं कि तत्पर ही नहीं, उसकी मानसिक तैयारी नहीं, तो मानसिक तैयारी करवाइए, उसको रोचक लगनी चाहिए चीजें, उसके नजरिए को बदलिए, कहाँ दिक्कत है, इन सभी चीजों को जोड़ा करिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपका कौन सा था? सीखने का नियम। सीखने का नियम तो आप लिखेंगे कैसे? पहले इसको लिखिएगा, फिर सीखने का नियम डालिएगा। सीखने के नियम में इसे लिखना है, इसको हटाते हैं हम बीच में से। अगला उन्होंने, मैंने शुरू में ही बताया था कि हमको 2 चीजों के बारे में पढ़ना है, एक था सीखने के नियम जिसको हमने पढ़ा, और दूसरा एसआर सिद्धांत। अगला चलते हम अपने थांडाई के किस पे, सॉरी, एसआर सिद्धांत के ऊपर। तो देखिए अगला सिद्धांत कौन सा है, सॉरी थांडाई का अगला जो उन्होंने दिया था सिद्धांत वो है एसआर सिद्धांत। एसआर सिद्धांत स्टिमुलस और रिस्पांस बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। एसआर सिद्धांत को ही बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसी को बोलते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी को कहते हैं बालक प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के सारे नाम है एसआर थ्योरी। कभी गलती से आरएस मत करिएगा, अनुक्रिया उद्दीपक, जब भी करिएगा उद्दीपक अनुक्रिया। तो एक बार इस चीज को लिख लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यह सिद्धांत वही सिद्धांत था जो आपने बिल्ली के बारे में पढ़ा था। बिल्ली जो बिलौटा रहा पिंजड़े के अंदर, नजर तो बेचारे की थी मछली के ऊपर, लेकिन बेचारा मछली खाने के चक्कर में थांडाई को उसको क्या सिखा देते? पिंजड़े को खोलना। थांडाई कितना चालाक होंगे तब ना आप सही में मास्टर बन पाएंगे। यही तो कला सीखनी है आपको
कि बच्चे को सिखाना कुछ और है और करवा कुछ और रहे हैं। मतलब ठंडाइक बिल्ली की नजर मछली खाने पे, बिल्ली मछली खाने के चक्कर में पड़ी और ठंडाइक को उसको मालूम भी नहीं कि ठंडाइक ने उसको कब सिखा दिया पिजड़ा खोलना। अजीब धोखा है, बोले ना अजीब धोखा। तो वैज्ञानिक बारे में सोच देखिए वैज्ञानिक की, कि बिल्ली बेचारी मछली खाने चक्कर में थी और ठंडाइक उसको कुछ और ही पाठ पढ़ा रहे थे। तो देखिए, तो प्रयोग बिल्ली वाला उम्मीद है कि आपको पता होगा जो मैंने अभी बताया था। तो लिखते हैं, प्रयोग किसके ऊपर किया गया? बिल्ली के ऊपर। बिलौटा मत लिख देना। प्रयोग किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर। उद्दीपक के रूप में क्या था? मृत मछली। जो उद्दीपक था, उद्दीपक के रूप में क्या रखा गया था? मृत मछली, मतलब भोजन। सॉरी, आपको ऐसे नहीं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। भोजन में क्या रखा गया था? मृत मछली। और जो मृत मछली, इसी को बोलते हैं क्या? उद्दीपक। इसे क्या बोलते हैं? उद्दीपक। अब बिल्ली को क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। अनुक्रिया, जो बार बार बिल्ली ने क्रिया किया, अनुक्रिया। अब भोजन मृत मछली को ही क्या बोला जाता है? उद्दीपक बोलते हैं। जिस बक्से के अंदर बिल्ली थी, बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर बिल्ली थी उसको बोलते हैं पजल बॉक्स। उसका नाम क्या रखा गया? पजल बॉक्स या पहेली बक्सा। जिस बक्से के अंदर बिल्ली थी, जिस बॉक्स के अंदर बिल्ली थी, उसको बोलते हैं पजल बॉक्स या फिर पहेली बक्सा। प्रयोग किसके ऊपर किए? बिल्ली के ऊपर। बॉक्स कौन सा था? पजल बॉक्स या पहेली बक्सा। अब भोजन में क्या थी? मृत मछली। तो देखिए, कहानी क्या है सीखने की। आपने देखा, बिल्ली की सारी थ्योरी याद करिए। बिल्ली पिंजड़े के अंदर थी, ठंडा डाल दिया। अब बिल्ली जैसे आंख खोल के इधर उधर देखती, उसको बाहर दिखता क्या? मछली। जब मछली दिखा तो उसको मतलब क्या दिखा? मछली मतलब क्या? उद्दीपक। मछली मतलब उद्दीपक। तो बिल्ली को दिखा क्या? उद्दीपक। और जैसे ही उद्दीपक में मछली को देखी, वैसे बार बार वो कोशिश करना क्या कर दी? शुरू। मतलब कि जैसे ही सोचिए उद्दीपक को देखिए। अच्छा, एक बार बता देता हूं उद्दीपक कहते किसे हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिए, उद्दीपक हर उस चीज को बोला जाता है जिसे देख के आपकी लालच बढ़ जाए। आसान भाषा में बोलूं, उद्दीपक हर वो चीज होता है जिसे देख के आपके अंदर लालच बढ़ जाए उसे पाने का। जैसे लालच की बात नहीं की जाए, जैसे बोला जाता है कि उद्दीपक लक्ष्य को कहते हैं, जिससे आप पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है वो उद्दीपक है। जैसे यूपी टेट पास करना, ये आपका लक्ष्य, ये आपका उद्दीपक है। प्यास लगने पे पानी चाहिए, वो आपका उद्दीपक है। भूख लगने में उसको मछली चाहिए थी, वो आपका उद्दीपक है। आपने बैठा है, आपने समोसा खाने का मन किया, तो आपका क्या? उद्दीपक। मन किसका किया? आपका किया। प्यास किसको लगा? आपको किया। तो हर बार उस चीज को पाने के लिए कोशिश कौन करेगा? आप करेंगे। तो आपको बोला जाएगा अनुक्रिया। तो देखिए, मछली क्या है? उद्दीपक। लेकिन उसको पाने के लिए बार बार क्रिया कौन कर रही है? कार्य कौन कर रही है? बार बार क्रिया कौन कर रही है? बिल्ली। इसलिए बिल्ली को बोला जाता है अनुक्रिया। मतलब वो जो बार बार उस चीज को पाने के लिए क्रिया करती है। और किस चीज को पाने के लिए क्रिया करती है? मृत मछली की। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? उद्दीपक। देखिए, अब उद्दीपक था, उद्दीपक को देखते ही मछली खूब, सॉरी मछली बोल रहा हूं, बिल्ली। उद्दीपक को देखते ही बिल्ली के अंदर लालच उठा, भाई अब उद्दीपक भूख लगा ही है, अब हमको मछली खाना है। तो बार बार शुरू कर दी क्या? प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि। बिल्ली ने देखा उद्दीपक में मछली, मछली देखते ही उसकी भूख बढ़ी, और भूख बढ़ी तो प्रयास एवं त्रुटि, मतलब बार बार पिंजड़े पर हाथ पर मार रही थी, दरवाजा नहीं खुल रहा था, बार बार कोशिश कर रही थी, ऊपर नीचे उछल कूद रही थी, मतलब बार बार क्या कर रही थी? प्रयास एवं त्रुटि। लेकिन इसी कहानी के बीच मोड़ आता है जब बिल्ली का पैर गलती से पड़ जाता है उस पौडल के ऊपर। मतलब हो क्या जाता है? अचानक सही अनुक्रिया। अचानक क्या हो जाती है? एक सही अनुक्रिया हो जाती है बिल्ली द्वारा। एक सही काम यह हो जाता है उस बार बार कोशिश में कि अचानक उसका पैर पड़ जाता है पौडल के ऊपर, दरवाजा खुल जाता है, मछली को खा लेती है। तो मतलब अचानक हो जाता है उससे सही अनुक्रिया। जब अचानक होता है सही अनुक्रिया तो उसके अंदर आ जाती है क्या?
जैसे ही मछली खाएगी उसके अंदर क्या आ जाएगा, दृढ़ीकरण, दृढ़ता आ जाती है कि नहीं ये तरीका सही है मछली को पाने का। इसके अलावा मैंने जितने तरीके यूज किए, हाथ पैर मारने का, तोड़ने का, सर लड़ाने का, हाथ बाहर निकाल के थामने का, उंगलियां निकाल के, वो सारी क्या थी, गलत थी। सही अनुक्रिया क्या थी, ये पॉडल के ऊपर पड़ने का, जो अचानक पड़ा है तो जैसे मछली खाएगी उसके दिमाग में आएगा यही सही तरीका था, पहले ही उसके ऊपर पैर रख देना चाहिए था। जब इस बात को सोचते, इसी को बोलते हैं दृढ़ीकरण, या इसी को बोलते हैं SR बॉन्ड। बॉन्ड मतलब अनुबंधन, इसी को बोला जाता है SR बॉन्ड। और यहीं से आती है थ्योरी SR थ्योरी। मतलब उद्दीपक को देखा, बार बार बिल्ली ने कोशिश किया, कोशिश करते हुए अचानक उससे एक सही अनुक्रिया हो जाती है, सही अनुक्रिया होती है, दरवाजा खुलता है, जैसे ही मछली खाती है उसके अंदर आ जाता है दृढ़ीकरण कि यही सही तरीका है इस पिंजड़े को खोलने का और मछली को खाने का। कहानी का सार यह है कि अनुक्रिया कौन करती है, बिल्ली, समझिएगा। पाना किसे चाहती है, उद्दीपक को, मतलब मछली। बिल्ली ने बार बार कोशिश की इस मछली को पाने का, बार बार कोशिश कर रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी, अचानक उससे एक सही अनुक्रिया हो जाता है और इस मछली को खा लेती है। और जैसे मछली को खाती है वैसे उसके बीच बनता है एक SR बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं अनुबंधन। अनुबंधन। और जैसे थॉर्नडाइक ने बोला कि जैसे ही आप इस चीज को प्राप्त करेंगे वैसे अनुबंधन बनेगा, और जैसे अनुबंधन बनेगा वैसे ही आपको क्या हो जाता है, अधिगम। बोला था ना, हर चीज को कहां जोड़ना है आपको, अधिगम में, क्योंकि पढ़ किसके ले रहे हैं, अधिगम को। आपके दिमाग में अभी तक, सही बताऊं तो आधे लोग के दिमाग में अभी तक बस पढ़ रहे होंगे, उसके दिमाग में यह नहीं उठा होगा कि अधिगम कहां हो रहा है। अरे मूर्खो, जब यहीं पे तो सीखी दृढ़ीकरण आया तो उसके दिमाग में आया ना कि दरवाजा खोलने के यही तरीका सही है, तो उसने सीखा, क्या किया, अधिगम। तो वही उन्होंने एक बात बोला कि जब बॉन्ड बनता है, जब क्या बनता है, अनुबंधन, तभी क्या होता है, अधिगम। बॉन्ड मतलब रिलेशनशिप नहीं, बॉन्ड का मतलब था अनुबंधन। जैसे होता है ना, जब आप जॉब करने जाते हैं तो आपसे एक बॉन्ड सिग्नेचर करवाया जाता है कि 2 साल तक आप यहाँ जॉब करेंगे इसी सैलरी के ऊपर। तो एक बॉन्ड होता है जो आपके और उसके बीच, दोनों के बीच कुछ शर्तों के ऊपर होता है। जब कुछ शर्तें रख के कोई संबंध बनता है तो उसे बॉन्ड कहा जाता है। तो देखिए वो क्या होता है, अनुबंधन। अनुबंधन मतलब उसको मालूम हो गया कि इस तरह का पिंजड़ा होगा तो इसको खोलने का सही तरीका यही है। तो जैसे अनुबंधन बनता है वैसे क्या होगा, अधिगम। मतलब आप गणित पढ़ रहे हैं, सोच के देखिए, अनुक्रिया में आप हैं, आप खुद है बिल्ली, मतलब बिल्ली कौन है, आप हैं। अब बिल्ली इस बार मछली नहीं खा रही, क्या पढ़िए, गणित। आप क्या पढ़ रहे हैं, गणित। आप बार बार गणित का एक सवाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सवाल नहीं लग रहा है, लेकिन एकाएक कोई ऐसा तरीका या फार्मूला आपने यूज किया जिससे वो सवाल लग गया, और जैसे ही वो सवाल लगेगा आपका और उसके बीच क्या बन जाएगा, अनुबंधन। और जैसे ही वो सवाल लगेगा वैसे ही आपको सवाल को लगाने का क्या हो जाता है, अधिगम। और यही चीज उन्होंने बोला कि अधिगम करने का एक तरीका है प्रयास एवं त्रुटि। तो थॉर्नडाइक के बारे में हमने लिखा, प्रयोग किसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर। भोजन में मृत मछली, बॉक्स था पजल बॉक्स या पहली बक्सा, उद्दीपक करती है, बार बार प्रयास एवं त्रुटि करती है, अचानक सही अनुक्रिया होता है जिससे आ जाता है दृढ़ीकरण। वो सीख जाती है पिंजड़ा कैसे खोलना, और उसी समय उसी को बोलते हैं SR बॉन्ड या SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड बोलते हैं। तो एक बार इसको लिख लीजिएगा, ये उन्हीं के सिद्धांत के नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक पॉइंट मैं आपसे और पूछता हूं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आदर्श दशा क्या है, मतलब सवालिया नहीं समझ में आया। हाँ बालक, ऐसा ही होता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आदर्श दशा क्या है, मतलब यह है वो कौन सा चीज है जो ना होता तो सिद्धांत हो ही ना पाता। ये प्रयोग जो थॉर्नडाइक ने किया बिल्ली बिलोटे वाला, यदि वो चीज ना होता तो उसके बिना प्रयोग ही ना होता। सोच के देखिए वो कौन सी चीज है, लिखिए और सोचिए भी, क्या वो कौन सी चीज है जो ना होता तो ये प्रयोग पूरा ही ना होता, उसका होना बहुत जरूरी है। आखिर वो कौन सा चीज है, बिल्ली का भूखा रहना, मतलब भूखी बिल्ली सबसे बड़ी चीज है। क्या, बिल्ली का भूखा रहना। यदि बिल्ली का पेट भरा रहेगा तो पिंजड़े पर हाथ पैर मारेगी ही नहीं, मतलब क्या, बिल्ली का भूखा रहना।
थॉर्नडाइक की आदर्श दशा यह है सिद्धांत की बिल्ली का भूखा रहना, मतलब भूखी बिल्ली। वहां लिख लीजिएगा बिल्ली का भूखा होना। लिख लिए होंगे। इनके कुछ बुक के भी नाम है। एक बुक है एनिमल इंटेलिजेंसी, एनिमल इंटेलिजेंसी, सी ई रहेगा ना, एनिमल इंटेलिजेंसी। दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक बुक और लिख लीजिए। एक इन्होंने सबसे पहले जो बुक लिखा था उसका नाम है एजुकेशन। सबसे पहले उन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम है एजुकेशन। इसको बोलते हैं एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक, एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक, ये बोलते हैं एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक, एजुकेशन ऑफ फर्स्ट। हाँ यहाँ आर रहेगा, एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक। मैं आपको जो मुख्य मुख्य बुक हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उसमें देखिए बुक वही याद करना होता है जिस बुक के अंदर इन्होंने इस सिद्धांत या इस थ्योरी का वर्णन किया था। तो ये वो बुक है जिसके अंदर इन सिद्धांतों इस थ्योरी का वर्णन मिलता है। नहीं तो ऐसे आप बुक देखेंगे तो वैज्ञानिक बहुत से बुक लिखे हैं। तो मैं आपको एक वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें कि सभी वैज्ञानिकों के जो बुक पूछे जाते हैं या जो पूछे जा सकते हैं जहाँ से उनके सिद्धांत लिए गए हैं उसको एक बना दूंगा, जिसमें थोड़ा ट्रिक भी बना दूंगा ताकि आपको चीज़ें याद न करनी पड़े। पर एक बार यहाँ लिख लीजिएगा कि एनिमल्स इंटेलिजेंसी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक। तो ये थी किसकी कहानी? थॉर्नडाइक महोदय की। कहाँ से? थॉर्नडाइक ने दो नियम सीखने और एसआर सिद्धांत, यहाँ से लिखेगा। थॉर्नडाइक निवासी अमेरिका के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, पशु मनोविज्ञान के जनक। सीखने का नियम, सीखने के नियम इन्होंने ये दिया था प्रमुख और गौड़ नियम। प्रमुख में 3, गौड़ में 5 हो गए। उसके बाद इन्होंने सिद्धांत दिया था एसआर सिद्धांत। एसआर सिद्धांत के ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, कई नाम है एसआर सिद्धांत के। उसके बाद इन्होंने प्रयोग बिल्ली पे किया था, भोजन मृत मछली, बॉक्स पजल बॉक्स, उद्दीपक जिसमें बाबा प्रयास एवं त्रुटि होता है, अचानक सही अनुक्रिया, दृढ़ीकर एसआर बॉन्ड। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का आदर्श क्या है? भूखी बिल्ली। ये तो मान लीजिए आपको सिखाने के लिए बाल को लिख भी सकते हैं, आपको ऊपर है। ये बुक कौन है? एनिमल इंटेलिजेंसी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक। अरे कुछ पुराने बात करें तो आपने व्यक्तित्व पढ़ा है, तो बताइए व्यक्तित्व में थॉर्नडाइक का कहाँ योगदान था? व्यक्तित्व के प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया था, याद होगा आपको, बस आपको रिपीट करवा रहा हूं। व्यक्तित्व के प्रकार भी किसने बताए थे? थॉर्नडाइक ने। आपने पढ़ा होगा स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वहां भी थॉर्नडाइक थे। स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक और प्रत्यय विचारक। आपके व्यक्तित्व में भी थॉर्नडाइक थे। उसके बाद आपने थॉर्नडाइक को एक जगह और देखा था जब आपने पढ़ा था अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण पढ़ा था, समान तत्व का सिद्धांत। तो समान तत्व का सिद्धांत किसने दिया था बालक? थॉर्नडाइक ने। और समान तत्व का सिद्धांत किस चीज का है? अधिगम स्थानांतरण का। तो इसको भी आपने पढ़ा था। अभी बहुत आएगा थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने बुद्धि में भी प्रकार दिया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, अणु परमाणु जिसको सिद्धांत करते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा था कि स्वस्थ हम बालक अर्ध सपनों में खोए रहते हैं। तभी थॉर्नडाइक ने बहुत दिया था विस्मृति के अनाभ्यास का सिद्धांत। उन्होंने यहीं से एक सिद्धांत निकाल दिया था विस्मृति के अनाभ्यास का सिद्धांत। विस्मृति मतलब भूल जाना और भूलना मतलब अनाभ्यास, मतलब अभ्यास। जब आप बार बार अनुपयोग, मतलब बार बार जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उन चीजों को भूल जाएंगे। दूसरे को बोलते हैं विस्मृति, मतलब भूलने के अनाभ्यास का सिद्धांत। तो वहीं से आ जाता है एक विस्मृति के अनाभ्यास का भी सिद्धांत। उसको आप स्मृति विस्मृति में पढ़ेंगे। एक ही जगह लिखवा तो दूं पर आप लोग को
चीजें ज्यादा लेंदी हो जाएंगी। लास्ट में आपको एक बार जब करवाऊंगा क्रैश की कोर्स की तरह, तब वहां पे बता दूंगा। तो इस तरीके से आपके थॉर्नडाइक पूरे कंप्लीट होते हैं अधिगम के। और थॉर्नडाइक को आप कई जगह पढ़ेंगे, बुद्धि में पढ़ेंगे, स्मृति विस्मृति में पढ़ेंगे, उसके बाद किशोरावस्था में आएंगे, किशोरावस्था के क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। अभी फिलहाल में आप पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में जब क्रैश कोर्स टाइप का करवाऊंगा तो वहाँ स्पेशली करवाऊंगा थॉर्नडाइक, मतलब थॉर्नडाइक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे वो अधिगम के हों, बुद्धि के हों, व्यक्तित्व के हों, स्मृति विस्मृति के हों, किशोरावस्था के हों, चाहे सस्वावस्था में कोई कथन बोले, सब एक जगह। वैसे ही थॉर्नडाइक, कोहलर, कोहलबर्ग सबके वैसे ही करवा दूंगा लास्ट में। तो आप उसे जब पढ़े रहेंगे तो आपका दिमाग रिकॉल करेगा कि हाँ वहां पे थे, वहां पे थे, आप ढूंढेंगे उसे, और ढूंढने में चीजें सबसे ज्यादा मजा देती है। तो इस तरीके से आपका थॉर्नडाइक कंप्लीट होता है। और एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, आप लोग कमेंट नहीं करते, बार का बड़ा दुख होता है, एकदम दुख हो जाता है, रोना आ जाए। एक बार कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। यदि कहीं नहीं समझ में आए तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइएगा नहीं, अभी बताइए कमेंट करके कहाँ पे नहीं समझ में आया, और क्लास कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया, बिल्कुल। और इसी तरीके से भी पावला और स्किनर सभी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, आपको लग रहा होगा एक क्लास में एक ही सिद्धांत हुआ, कई में आपको मिलते हैं क्लास जहाँ पे कि आधे घंटे के अंदर 10 सिद्धांत खत्म हो जाते हैं। तो चीजों को जब बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब मजा आएगा। नहीं तो कहने को तो ऐसे भी मैं 10 सिद्धांत उड़ा दूं, लेकिन वो फिर वो डिटेलिंग, वो समझाना, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। इसलिए आराम से पढ़िए, मजे में पढ़िए, आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगे। और कमेंट करके अभी कभी भी लिख दीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा, 2 लाइन जो भी मेरे लिए आप लिखना चाहते हो। और साथ में अपने दोस्तों क्या कर दीजिए, शेयर। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड लक, जय हिंद।